आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र आदि शास्त्रों में फैली भ्रांतियों को दूर करने की, आपकी समस्याओं का समाधान करने की। इस कार्यक्रम को आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह बात करते हैं आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को आपका प्यार मिलता है, आपका स्नेह मिलता है और आपके ढेर सारे ईमेल्स हमें मिलते हैं जिनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अब इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों को, जो आपके जहन में जो प्रश्न होते हैं उन्हें शामिल करते हैं। और पिछले कार्यक्रम की अगर बात करूं तो उसमें हमने आपके ईमेल्स और SMS और मैसेजेस जो शामिल किए थे वो ज़्यादातर वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं फिर जो है वास्तुशास्त्र की बात करूंगी, क्योंकि वास्तुशास्त्र को लेकर आपने ढेर सारे सवाल पूछे थे, तो उन्हीं के बारे में आज भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से हमने जो पिछला कार्यक्रम था उसमें हमने वास्तुशास्त्र की बात की, क्योंकि हमारे दर्शकों की ऐसी डिमांड थी कि वो वास्तुशास्त्र के बारे में पूछे और हम उनको बताएं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो एक वास्तुशास्त्री होता है वो मकान को देखकर ही कैसे बता सकता है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके साथ ऐसी होंगी? मतलब किस आपके मकान में वो एंटर करता है और आपको कैसे बता सकता है कि ऐसी समस्याएं आपके साथ आने वाले समय में हो सकती हैं? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, किसी भी मकान को देखकर एक वास्तुशास्त्री जब भविष्यवाणी करता है तो उसके पीछे कारण ये है कि वास्तुशास्त्र का मत है कि किसी भी पृथ्वी के उस भूभाग पर जहाँ पर जिसको हमने कवर कर दिया है, जिसके चारों तरफ हमने बाउंड्री बना दी, वहाँ पर वास्तु देवता जो है वो निवास करता है। तो वास्तु देवता की जो आकृति है वो पुरुष की भांति ही है। उसमें वास्तु देवता का जो मुख है वो नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान के अंदर रखा गया और उसको उल्टा जो है मोधा लिटाया हुआ है, उल्टा लिटाया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर जिन जिन अंगों के अंदर अगर उस प्लॉट के अंदर कोई विकार है, मान लीजिए कि प्लॉट जो है वो त्रिभुजाकार है, प्लॉट की जो शेप है वो आयताकार तो है लेकिन 2:1 के अनुपात से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जैसे हम लोग अपनी चारपाई पे शयन करते हैं, आप चारपाई के साथ कुछ छेड़खानी कर दीजिए, उसको डिस्टर्ब कर दीजिए, किसी एक कोने को काट दीजिए, किसी कोने को आप कम कर दीजिए, आप उसमें आसानी से सो नहीं सकते, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, गारंटी की बात है। उसी प्रकार से वास्तु जो देवता है वो भी हमारे घर के अंदर, हमारा जो प्लॉट का जो आकार है उसके अंदर विद्यमान रहा करता है। जो अंग उस वास्तु देवता का कहीं न कहीं पीड़ित होगा, उसी से संबंधित हमें रोग, शोक, भय, दुख, तकलीफें हुआ करती हैं। एक तो कारण है ये। दूसरा कारण ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसको अच्छी तरह से देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि पूर्व जो दिशा है उसका जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य हमारे यहाँ पर पिता है, आरोग्यता है, हड्डियों का कारक है, नेत्र ज्योति का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, नेम फेम यश मान प्रतिष्ठा का कारक है और साथ में हमारी वंशवृद्धि का कारक है। अगर किसी भी मकान में पूर्व दिशा में
अगर वास्तु दोष है तो इनमें से किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वंशवृद्धि की प्रॉब्लम होगी अगर पूर्व दिशा में है, तो ये कैसे जाना जाए, या हेल्थ की प्रॉब्लम है ये कैसे जाना जाए। उसके लिए हम मकान के अंदर और जो दूसरी डायरेक्शन है उनके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन पूर्व दिशा के साथ में कोरिलेट करती है, आपस में संबंध बना रही है। मान लीजिए जैसे पूर्व दिशा के अंदर कोई दोष है, लेकिन साथ में साउथ ईस्ट में अगर कोई दोष है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस मकान में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका विवाहित जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिलेगा, साथ में उसकी पत्नी को कुछ न कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी। इसी प्रकार से अगर वेस्ट डायरेक्शन में कोई समस्या है और वास्तु सम्मत अगर वो नहीं बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं रोगों का हेतु होती है। ऐसे व्यक्ति को कर्जा होने का डर होता है, कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम हुआ करती है, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका अच्छा तालमेल नहीं रहा करता, कर्जा आदि हो जाया करता है। उसी प्रकार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसका स्वामी राहु है। अगर साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो कहने का मतलब है कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं, जैसे क्रोनिकल डिजीज का होना, वाद विवाद में फंस जाना, जेल जमानत आदि पे पैसा खर्च करना, परिवार के सभी सदस्यों के साथ में कहीं ना कहीं उसका अच्छा तालमेल का न होना, किसी न किसी नशे पते की आदत के अंदर पड़ जाना, कहीं ना कहीं जुआ वगैरह या किसी शेयर मार्केट के अंदर पैसे का गबन हो जाना, किसी को पैसा आपने दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा। इस प्रकार से साउथ वेस्ट का एक फल है। इसी प्रकार हम कहें तो जो हमारी साउथ डायरेक्शन है इसमें अगर कोई समस्या होगी तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, बहन भाइयों से संबंध खराब हो जाएंगे, वाद विवाद की संभावना होती है, दुर्घटना होने के योग बनते हैं, बीपी की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं होती हैं, और व्यक्ति इतना क्रोधी और इतना जिद्दी हो जाता है जिसके कारण से परिवार के और सदस्यों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहा करते। अगर नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम है तो बहन बेटियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी कार्य व्यवसाय नौकरी जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपके इनकम सोर्स जो हैं वो आपके टूट जाएंगे। साथ में अगर पैसा आ भी रहा है लेकिन पैसा आपके घर में नहीं रुकेगा, बरकत होना बंद हो जाता है। साथ में बच्चों की जो शिक्षा है उसमें भी अवरोध आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर दिक्कत हो तो व्यक्तियों को क्या होता है कि मनोरोग होने की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या होती है। ऐसा व्यक्ति कल्पना में ही अपना जीवन बिता लेता है कि मैं अपने जीवन में ये करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, सिर्फ ख्याली पुलाव जो है जिसे बोलते हैं हम लोग, वही बनाता रहता है, कार्य नहीं कर पाता। माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, मनोरोग होने की संभावना प्रबल हुआ करती है। कहीं ना कहीं ये भी वहम हो जाता है घर वालों को कि कहीं किसी ने कुछ करा धरा तो नहीं दिया, क्योंकि बच्चे के अंदर पागलपन या घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसके कारण से कोई भी काम वो करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके अंदर मनोबल जो है वो इतना सबल न होने के कारण सभी चीज़ों में असफलता मिलना जो है वो उनको शुरू हो जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई समस्या है तो बच्चों के जन्म में दिक्कतें आती हैं, साथ में इनकम सोर्स भी आपको पीड़ित करता है, साथ में कहीं ना कहीं हेल्थ के इशू भी होते हैं। बच्चों के जन्म के समय कई बार ऐसा भी होता है कि देखा जाता है कि अबॉर्शन होना, मिसगैरेज होना, गर्भपात आदि जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के कारण होते हैं। विवाह में देरी होने की संभावनाएं भी होती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो सभी डायरेक्शनों के जो कोने हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाने वाली डायरेक्शन मानी गई है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडियन करेंसी है हमारी, मान लीजिए कि एक 100 का नोट है आपके पास, आप उसके 4 पीस करके भी आप उसको बट्टे में चला सकते हो, लेकिन अगर उसका जो नंबरिंग होती है उसके साथ आप थोड़ी छेड़खानी कर दीजिए, अब वो जो 100 का नोट था वो शून्य में कन्वर्ट हो गया, उसको कोई भी बट्टे में भी आप नहीं दे सकते। वास्तुशास्त्र के अंदर भी ईशान कोण बहुत ही अधिक महत्व रखता है, इसलिए यहाँ पर भूल कर भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पूरे के पूरे घर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कई जगह ये भी देखा जाता है कि एक वास्तु दोष होता है लेकिन दूसरी जगह उसके समानांतर कहीं ना कहीं वास्तु सम्मत बना होता है, तो ऐसे में बैलेंस हो जाता है। वहाँ पर भी एक वास्तु कंसल्टेंट जब कोई प्रेडिक्शन देता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि घर के अंदर जो जो चीज़ें जिस नियत स्थान पे बननी चाहिए, अगर वो वहाँ नहीं बनी होंगी तो उनके जो भी नकारात्मक जो फल हैं उनको देख करके वास्तुशास्त्री जो है वो प्रेडिक्शन करता है, उनके बारे में बताता है। लेकिन जितने भी जो नियम हैं अगर वास्तु कंसल्टेंट को याद है तब वो ये सब बातें कर सकता है, अन्यथा तुक्का मारने वाली बात भी बहुत सारे लोग होते हैं कि
आजकल तो फ़ोन आते हैं हमारे पास कि मेरे भ्रम स्थल में ये प्रॉब्लम है, बताइए। अब भ्रम स्थल को एक को देख करके कोई प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर भ्रम स्थल में कोई समस्या है, आपका जो सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस है वहाँ पर आपने मान लो कि कोई गहराई है वहाँ पर, या वहाँ से आपने ऊंचा कर रखा है, या वहाँ से आपके स्टेयर्स जा रही हैं, तो एकमात्र इसी कारण से बहुत सारी प्रेडिक्शन देने को तो दी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सफल हो भी ना हो, क्योंकि और चीज़ें अगर वास्तुसम्मत बनी हुई हैं तो बैलेंस बन जाता है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी में नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ी खटाई डाल दीजिए, तो क्या होगा कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, हम खाना आसानी से खा सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी काम है वास्तुशास्त्र के संदर्भ में देखें तो एक वास्तु दोष है, लेकिन 2-3 चीज़ें आपकी वास्तुसम्मत बनी हुई हैं, तो उनमें बैलेंस होने के कारण जो है वो प्रेडिक्शन कई बार निरर्थक हुआ करती हैं। लेकिन एक वास्तुशास्त्री घर में जा कर के उन सब चीज़ों का अगर समन्वय करके अगर वो बतलाएगा तो वो जो बातें होंगी वो सच साबित हुआ करती हैं, और उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए वो हर प्रकार की जो है प्रेडिक्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमने पहले भी प्रोग्राम में एक बात कही थी कि वास्तुशास्त्र एक जगह आकर के अपने नियम उपनियमों के अंतर्गत चलते हुए भी अपना प्रभावी दिखाने में जो है वो सक्षम नहीं हुआ करता। हमने उस प्रोग्राम में भी ये उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक फ्लैट है और उस फ्लैट में 20 या 25 मंजिल जो है वो बनी हुई हैं, सभी का वास्तु समान रूप से बना हुआ है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में रहने वाले को कुछ अलग प्रकार की समस्याएं, सेकंड फ्लोर पे रहने वाले को कुछ अलग प्रकार की समस्याएं, थर्ड फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति को कुछ अलग प्रकार की समस्याएं, बल्कि सभी का वास्तु समान रूप से एक जैसा है, फिर भी समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर व्यक्ति की अगर जन्मपत्री भी अगर मिल जाए तो उसके आधार पर अगर निर्णय लिया जाए तो वो ज़्यादा सटीकता के नज़दीक होगा और ज़्यादा सच्चाई के नज़दीक भी होगा। तो कहीं न कहीं ज्योतिष और वास्तु दोनों को साथ लेकर के अगर कोई भी प्रेडिक्शन अगर दी जाती हैं तो वो ज़्यादा सत्य होती हैं, ज़्यादा सफल हुआ करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी ये भी है कि अगर हमें समस्या की जानकारी होगी, अगर हमने सही समस्या पकड़ ली है तो ही हम उसका उपाय कर सकते हैं। अगर समस्या अगर हम नहीं पकड़ पा रहे और उसका अगर हम उपाय कर रहे हैं तो उपाय करने के बावजूद भी समस्या जो कि तो बनी रहेगी, क्योंकि समस्या के आधार पर ही उपाय का निर्णय लेना चाहिए। तो ज्योतिष और वास्तु दोनों को साथ लेकर के अगर फिर निर्णय लिया जाए और फिर उसका अगर उपाय दिया जाए तो वो ज़्यादा सफलतादायक हो सकता है। तो जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि जब कोई ज्योतिष शास्त्री जो वास्तु शास्त्री अगर आपके घर जाता है, अगर ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो समस्याएं होती हैं वो जो है वो आपसे दूर चली जाती हैं समय रहते ही। तो ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का मिलना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब आप एक अच्छे घर का निर्माण करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के नियमों और उपनियमों के तहत जब आप एक घर का निर्माण करते हैं तो वो उसमें सुख और सुविधाएं खुद ब खुद आ जाती हैं, और ज्योतिष शास्त्र से आपके ग्रह और जो और भी चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से जो है अच्छी तरह से काम करती हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में न सिर्फ खुशहाली आती है बल्कि आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जीवन में हमेशा याद रखनी है, और अगर आप इन बातों को याद रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप जिस भूमि पर अपना घर बनाने वाले हैं वो घर न सिर्फ आपको शुभ फलदायी होगा बल्कि आपके लिए खुशियों का घर भी साबित होगा। हम लगातार वास्तुशास्त्र के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। गुरुजी आपसे बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ, और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। आई एम लर्निंग
for last 6 months here, Vedic astrology, and in regards to how Guruji take classes, I would say that he is very dedicated person, very focused, very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी C118 फर्स्ट फ्लोर पालम व्यापार केंद्र मार्केट पालम विहार गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपकी ईमेल्स और आपके जो SMS आपने हमें भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, उन प्रश्नों को हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, और जो प्यार और स्नेह आपका हमको मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम लगातार बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, क्योंकि लोगों के जहन में वास्तुशास्त्र को लेकर कई सारे सवाल हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी भ्रांतियां हैं वो हम यहाँ पर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी, अगर जिस तरीके से आपने बताया कि कोई भी घर खरीदना हो तो इस तरीके से, लेकिन कई बार होता है कि हम आजकल फ्लैट्स का चलन बहुत ज़्यादा है, विलास का चलन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग फ्लैट खरीदने जाते हैं या विला खरीदने जाते हैं तो उनकी बनावट लगभग बहुत अच्छी होती है, हम उनको जो है तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, दूसरी बात वो उनका नक्शा भी बिगड़ जाएगा। तो क्या ऐसी जगहों पर खरीदने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनमें ना तो हम तोड़फोड़ करा सकते हैं, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस कभी कभी होती हैं हमारे सामने, तब क्या किया जाए? देखिए, जब भी कोई बना बनाया मकान लेना हो या कोई भी विला या फ्लैट ले रहे हैं आप, तो उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है दशाभिमुखता। अगर जो जिस दिशा का है, पहले तो ये देखिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में से कौन सी दिशा का मुख वाला है, तो वहाँ पर भी मेन जो बात है तो ये देखना होगा कि जैसे साउथ वेस्ट अगर के अंदर ही अगर आपका मेन गेट पड़ रहा है तो पहली बात तो इसको जहाँ तक संभव हो नकार देना चाहिए। उसके बाद अंदर की कंस्ट्रक्शन में देखिए कि कहीं ना कहीं पूर्व या उत्तर दिशा जो है वो आपकी ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो फ्लैट ले रहे हैं उसके अंदर जो लॉबी है वो साउथ वेस्ट में बनी हुई है, आगे जो है साउथ वेस्ट के बाद आपके पास साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन और आपके पास नॉर्थ वेस्ट बचती है। इन डायरेक्शन में सारी कंस्ट्रक्शन है और साउथ वेस्ट आपका जो है ओपन है एक्चुअल में, तो इसको भी थोड़ा सा लेने से आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। उसके बाद किचन वगैरह है, किचन भी जो है साउथ वेस्ट में जिस भी फ्लैट में या मकान में बना हो वहाँ पर जल्दी से वो उसको जहाँ तक संभव हो उसका परहेज करना चाहिए, वो ना खरीदें। लेकिन किचन अगर ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है तो उसको आप चला सकते हो, अगर आपको सही जगह पर मिल रहा है, आसानी से आने जाने की कनेक्टिविटी मिल रही है और जितनी भी सुख सुविधाएँ हैं उन सब का भी आप विचार कर सकते हो। लेकिन विला आदि के लिए आप हमेशा ये देखना होगा कि विला जो होता है उसके अंदर चारों तरफ देखा जाए तो हम बहुत सारा ओपन एरिया छोड़ते हैं, जिसमें हम पार्क भी छोड़ सकते हैं, जिसके अंदर गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए भी जगह होती हैं, जिसमें स्विमिंग पूल आदि भी हुआ करते हैं, रेस्ट रूम भी अलग से बनाए होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि स्विमिंग पूल जो है वो पूर्व दिशा, ईशान कोण और उत्तर दिशा में ही बना होना चाहिए। अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में या साउथ में या साउथ ईस्ट में बना हुआ हो तो ऐसी जगह को भी हमें परहेज करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अंदर की जो कंस्ट्रक्शन की जो वास्तु के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे उसमें लागू करके देखने चाहिए। अगर 80% से ऊपर अगर वास्तु सम्मत अगर बना हुआ है तो हमें वो जगह खरीद लेनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो 20-30% ही वास्तु सम्मत, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो कोई मकान है, चाहे कोई विला है, अगर वो 20-30% ही वास्तु सम्मत अगर बना हुआ है तो हमें उसको लेने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। क्योंकि हम जो मकान ले रहे हैं, हमारा मत है कि हम जब उसमें जाएंगे तो सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे। एक बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन में एक बदलाव आने वाला है कि हम अपना मकान बना रहे हैं, अपना विला खरीद रहे हैं। अगर
ऐसे में अगर वो वास्तु सम्मत नहीं बना हुआ है, अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको नाना प्रकार की परेशानियों ने घेर लिया, नाना प्रकार की और समस्याएं आपके जीवन में आ गई हैं, तो जिसको लेकर खुशी हुई थी उसी को लेकर कहीं ना कहीं पछतावा भी होने की संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसे में या तो आप खुद अपनी जानकारी के आधार पर लीजिए कि आपको वास्तु की थोड़ी बहुत जो है जानकारी है, उसी सिद्धांतों को आप अप्लाई करके देखिए, या किसी से आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 80% से अबोव अगर वास्तु सम्मत बना हुआ है कोई भी जगह, तो उसको हमें खरीदने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर 20-30% ही वास्तु सम्मत बना है, तो ऐसे मकान को, बने बनाए मकान हो चाहे फ्लैट हो, उसको खरीदने से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि और बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वास्तु सम्मत बना बनाया आपको मकान या फ्लैट आपको मिल भी जाए। जी, तो आचार्य जी ने जो बातें आपको बताई हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जो फ्लैट हम खरीदने जा रहे हैं, जो हम विला खरीदने जा रहे हैं, जो हम घर खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं हम सही तरीके से पता लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पैसा तो बहुत खर्च कर देते हैं अपने सपनों का घर पाने के लिए, लेकिन जब हमारी घर से खुशियाँ ही दूर चली जाती हैं तो हम मायूस हो जाते हैं और ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं परेशानियों के ढेर पर आ खड़ी होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। घर खरीदने से पहले, मकान खरीदने से पहले, फ्लैट खरीदने से पहले किसी एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ले जाना चाहिए, ताकि वो ये बता सके कि कौन सा कोना जो है सही नहीं है, किसके कारण आपको ये मकान नहीं खरीदना है। अगर वो ये भी बता सकता है कि कितने % जो है ये मकान जो है आप खरीद सकते हैं। जैसे आचार्य जी ने बताया कि अगर 80% तक आपको लगता है कि वो मकान ठीक है और वास्तुशास्त्र के सम्मत बना हुआ है, तो आप उसे खरीद सकते हैं। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे में आप हमारे आचार्य जी की भी मदद ज़रूर ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो फिलहाल हम यही चाहेंगे कि आप जो भी घर खरीदें, जो भी मकान बनाएं, उसको अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखाने के बाद ही बनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली आ सके। क्योंकि हमारा मकसद ही है आपकी ज़िंदगी में जो भ्रांतियाँ फैली हैं, समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हैं ज्योतिष शास्त्र और अन्य शास्त्रों को लेकर, उनको दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आचार्य जी हम वास्तुशास्त्रों की बात कर रहे हैं कि अब तक हमने बात की कि कैसे प्लॉट खरीदना चाहिए, कैसे मकान खरीदना चाहिए। पिछले एपिसोड की बात करें तो कौन सा फेस होना चाहिए हमारे घर का, तो उसको हमें खरीदना चाहिए नहीं, इन सब बातों की हमने चर्चा की। यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे ज़्यादा अहम है कि वास्तु दोषों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए। क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है, और इसी उम्मीद के साथ किसी ने हमसे ये सवाल पूछा है, तो हम ये चाहते हैं कि आप बड़ी खूबसूरती के साथ उस प्रश्न का जवाब दीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, वास्तु दोषों को दूर करने के लिए अगर हम उपाय की बात करें तो परंपरा से तो हमें 2 प्रकार के ही उपाय मिलते हैं। पहला तो है वास्तु देवता की शांति कराना, अर्थात उसका अनुष्ठान घर में कराते रहना चाहिए। दूसरा, वास्तु दोष निवारण यंत्र जो है, यदि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके अगर शुभ मुहूर्त में बना करके उसे अपने घर में अगर हम स्थापित करते हैं तो इससे भी वास्तु दोष दूर हुआ करते हैं। लेकिन पिछले 1-2 दशक से देखें तो नाना प्रकार के और भी वास्तु उपायों के संदर्भ में हमें बहुत सारी गैजेट्स जो हैं वो मार्केट में अब हमें मिलने लग गए हैं, तो उनको भी हम अपना सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति जो भी अपना रहा है उसके पीछे अपना अनुभव जो है, आधार है उसके आधार पे हम उनको अपना सकते हैं। लेकिन हर जगह, हर घर में अलग अलग प्रकार के वास्तु दोष हुआ करते हैं। मान लीजिए आपके किसी के घर में ईशान कोण के अंदर टॉयलेट बना हुआ है, अगर ये 3-4-5 साल रह जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि घर में कोई व्यक्ति है, मेल व्यक्ति को ही प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर हेडेक प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, सिर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को। तो इसका क्या उपाय करें? तो हमने पहले भी कहा कि ईशान कोण मात्र एक ऐसा कोना है जहाँ पर अगर हो सके तो वहाँ पर उस टॉयलेट को हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसका परिपूर्ण रूप से कोई उपाय आप जो है वो कर नहीं सकते। अगर उपाय करेंगे भी तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि 50-60% जो है आपको कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन 35-40% यथा स्थिति जैसी बनी हुई थी वो वहीं की वहीं मौजूद रहा करेगी। इसलिए कुछ उपायों के संदर्भ में हम विदाउट डेमोलिशन भी उपाय के संदर्भ में काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे भी हैं जहां पर हमें उसको हटाना ही पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपके साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर गृहिणी जो काम कर रही है उसको कोई न कोई हेल्थ के इशू हैं, उसको टांगों में दर्द है, उसके कमर में दर्द है, उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं उनके जो
पीठ पीछे जो है उनका दरवाज़ा होगा जिससे वो एंट्री करती हैं अपनी किचन के अंदर, तो पीछे बैक में उनको कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ऐसे में पूर्व दिशा की जो दीवार है अगर उस पर अगर हम एक मिरर लगा दें और इस प्रकार से लगाएं कि पीछे जो भी घटनाक्रम घट रहा है, घर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अगर वो उसको दिखलाई देगा तो ऐसे में उसके हेल्थ इश्यू जो है वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पर चाहे आप वास्तु दोष निवारण यंत्र लगाएं, चाहे वास्तु ग्रह की शांति कराएं या ना कराएं, सिर्फ एक मिरर जो है वो अपना एक फल जो है वो हमें दे रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रकार के जो हैं वो वास्तु दोष हुआ करते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की जो है वो रेमेडीज भी हुआ करती हैं। तो जिस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है उसके अनुसार भी अगर आप हमें लिख के भेजेंगे तो हम उन प्रश्नों के भी उत्तर देंगे कि अगर ये समस्या है और इस डायरेक्शन में है तो उसका पर्टिकुलर कौन सा उपाय बनता है, वो भी हम इन प्रोग्रामों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका प्यार, आपकी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि आपकी समस्या ना हो इसी मकसद से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और सफलता भी हमको इसी तरह से मिलती जा रही है। आचार्य जी, लोग हमें बड़ा स्नेह दे रहे हैं, हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम की सराहना लगातार हो रही है। इसके लिए आपसे 2 शब्द चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कहें, धन्यवाद स्वरूप। देखिए, हमने ये जो प्रोग्राम बनाया उसके पीछे मेरा कोई भी जो है योगदान नहीं है, ये मात्र मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ वेल विशर हैं, उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र में जो भ्रांतियां हैं, क्योंकि आजकल ज्योतिष या वास्तु के हजारों प्रोग्राम जो हैं वो हमारे जो है टीवी पे आते हैं, उसी प्रकार हमारा भी आ रहा है, लेकिन हमारा तो एक ही जो मानना था कि जितने भी जो शास्त्र हैं वो सभी हमारा कल्याण चाहते हैं, हमें सुख सुविधा संपन्न करना चाहते हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्या या जो संकट है उनसे हमें दूरी दिलाना चाहते हैं। तो शास्त्र जो है वो किसी को डराने के लिए नहीं बना, शास्त्र किसी को भय से पीड़ित करने के लिए नहीं बना, शास्त्र अपना लोभ या लालच की पूर्ति के लिए नहीं बना हुआ है। शास्त्र का काम है कि वो मानव कल्याण कर सके। तो इसी उद्देश्य के कारण हमने ये प्रोग्राम बनाए और आपके मन में जैसा भी जिज्ञासा है, चाहे ज्योतिष को लेके है, चाहे वास्तु शास्त्र को लेके है, चाहे तंत्र शास्त्र को, किसी भी प्रकार की अगर हमें जानकारी भी नहीं होगी इस विषय की, तो हमारे जो गुरुजन हैं या हमारे जिनसे लिंक हैं, जिनसे हमारी बैठक उठ है, हम उनसे उनके बारे में पता करेंगे और उन लोगों को भी आपके सामने लाएंगे कि वो आकर के आपको बताएं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो जिन विषयों को हम जानते हैं उन विषयों के बारे में तो हम बात करेंगे आपको। तो हमारा मात्र एक ही उद्देश्य था कि जो भी समस्या थी, जो भी संकट थे या जो भी भ्रांति थी, हम उसको दूर कर सकें। और आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, SMS आ रहे हैं और इतनी जो है प्रसन्नता हमें काफ़ी हो रही है, क्योंकि जो बात हम कुछ लोगों तक, हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे जानने वालों तक थी, वो आज हम सब लोगों तक, जन साधारण तक पहुंचाने में अगर सक्षम हो रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारे पीछे हैं उन सब लोगों को भी आपको साधुवाद देना चाहिए। जी, तो दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का सिर्फ यही मकसद है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम करें, समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उनको हम दूर करें। और आचार्य जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप अपना प्यार और स्नेह हमारे ऊपर यूं ही निछावर करते जाइए, हम आपकी समस्याओं को आपके समाधान के साथ बताते जाएंगे। और हाँ, आप हमें फ़ोन करना ना भूलें, ईमेल करना ना भूलें, ना ही SMS करना भूलें, ना ही मैसेज करना भूलें, क्योंकि जो आपके जहन में सवाल है, जो आपके दिमाग में भ्रांति है, उसको अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए रखते हैं तो आपकी उस भ्रांति का निदान भी हम अवश्य करेंगे। यही हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है। आपसे फिर होगी मुलाकात, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 6800242596, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 001308 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल ID है grahokishshatranj@gmail.com।
हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।